हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे थे इकाई सात में हमने 12 कहानी आगे की क्लास में कर ली थी। आज हम करने वाले हैं 13वीं कहानी, जो कि चीफ की दावत है। चीफ की दावत कहानी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ये भीष्म साहनी जी की है और ये व्यंग्य शैली में है। ये कहानी के प्रतिपाद्य है चीफ की दावत। सामनाथ उसकी माँ को केंद्रित कहानी बताया गया है। मानवीय मूल्यों के हाशिए की कहानी है, जिसमें माँ पुत्र के लिए एक समस्या बन गई है। पुरातन पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की मूल्यहीनता, क्षुद्र अवसरवादिता, स्वर प्रथा की कहानी बताया गया है। चीफ की दावत कहानी, जो कि भीष्म साहनी जी की, इसकी पृष्ठभूमि है। पहला पाठ 1907 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। पहला पाठ है जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसमें कुल 15 कहानियाँ संग्रहित है। ये साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है। जो पहला पाठ है ये भीष्म साहनी जी का दूसरा कहानी संग्रह है और इसका पहला कहानी संग्रह है भाग्य रेखा। पहला पाठ है जो दूसरा कहानी संग्रह है जो 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और पहला कहानी संग्रह भाग्य रेखा है। इसका प्रतिपाद्य है मध्य वर्ग का खोखलापन एवं उसकी मूल्यहीनता की ओर संकेत किया गया है। कहानी का नायक सामनाथ है, जिसके चीफ उसके घर डिनर पर आने वाले हैं। इस दौरान वह अपनी बूढ़ी माँ को बांधा समझते हैं और उसे छिपाना चाहते हैं, परंतु माँ से ही काम बनता देख उनकी खुशामद करने लगता है। ये कहानी एक अर्थ में प्रेमचंद की बूढ़ी काकी का अगला चरण है। उस कहानी की तरह ये भी एक दावत है, किंतु यहाँ मूल समस्या वृद्ध माँ के भूखे होने की नहीं है, बल्कि अप्रस्तुति योग्य होने की है। माँ इस अपमानजनक स्थिति से बेहद दुखी है, किंतु जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके फुलकारी बनाने से बेटे की तरक्की हो सकती है, तो वह अचानक खुश हो जाती है। जो माँ है, बेटे की तरक्की के लिए अपना दुखी सब चीज़ों को भूलकर वो खुश हो जाती है और बेटे के लिए मंगल कामना करने लगती है। कहानी के अंत में बूढ़ी काकी की तरह बेटा या बहू का हृदय तो नहीं बदलता, किंतु सारे अपमान के बावजूद माँ का हृदय बेटे के लिए असीम ममता से भरा है। इस कहानी का सार तत्व है जो चीफ की दावत है, ये इसमें बताया गया है। तो देखते हैं। चीफ की दावत कहानी में पात्र हैं मिस्टर सामनाथ है, सामनाथ की पत्नी है, माँ है और बॉस है। कहानी का उद्देश्य है चीफ की दावत कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोध मानसिकता, क्षुद्र अवसरवादिता प्रदर्शित करना, बुजुर्ग पीढ़ी के प्रति नई पीढ़ी की घटिया सोच और मानसिकता एवं असम्मान के भाव को उजागर करना है। और पहला पाठ इस कहानी संग्रह में संकलित है। यह लेखक का दूसरा संग्रह है। कहानी का विषय है मानवीयता का अभाव है, माँ की इच्छा का बलिदान, त्याग की भावना है, एक बूढ़ी माँ के दर्द की कहानी है, सामाजिक और आर्थिक विडंबना है। तो देखते हैं चीफ की दावत कहानी का सारांश। आज मिस्टर सामनाथ के घर चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत नहीं थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जोड़ा बनाए हुए, पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीज़ों की फहरिस्त हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियाँ कुर्सियाँ, मेज, तिपाइयाँ, नैपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी श्यामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई और माँ का क्या होगा। अब उनके श्यामनाथ के मन में ये सवाल आया कि माँ का क्या होगा। इस बात की ओर ना उनका और ना उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर श्यामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा। श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो, रात भर बेशक वहीं रहे, कल आ जाए।
सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सुकुड़ी आंखों से श्रीमती के चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो जाए। पहले ही बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहें कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे। मेहमान कितने बजे आएंगे? 8 बजे। जो चीफ की दावत कहानी है जो सामनाथ के घर पर होती है, तो मेहमान 8 बजे आएंगे। इससे पहले ही अपने काम से निपट लें। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी। जब वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो जो उसकी सामनाथ की पत्नी है तो वो बोलने लगी कि वो सो गई और खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे, तो उन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। माँ या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोई नहीं बैठे रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले। 11-11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने ही यूं ही खुद अच्छे बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह, तुम माँ और बेटे की बातों में क्यों बुरी बनूं, तुम जानो और वह जाने। ये कौन बोल रही है? सामनाथ की बीवी। मिस्टर सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहसने का ना था, समस्या का हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी से बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होते देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम सुबह से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। वहाँ आगे बताया गया है कि 8 बजे मेहमान आएंगे, तो यहाँ माँ से बोला जा रहा है कि माँ तुम जल्दी खाना खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा, तुम जो जानते हो, मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो मैं अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। जो बेटा है बोल रहा है कि और माँ बोल रही है, मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती हूँ, जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। और अच्छा बेटा। तो माँ बोल रही है कि ठीक है बेटा। माँ, हम लोग पहले बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना, फिर जब हम यहाँ से जाएं तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ अवक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोले, अच्छा बेटा। और माँ, जा, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्रोटों की आवाज़ दूर तक जाती है। तो माँ लज्जित की सी आवाज़ में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकते हैं। क्षोभ और क्रोध में वह झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो। तो माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ा कर नहीं बैठते हैं, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली और खुदा के वास्ते नंगे पांव नहीं घूमना, ना ही वह खड़ाऊं पहनकर सामने आना। किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊं उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े
कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहनो या पहन लो। माँ बोल रही है कि बेटा जो तुम कहो वो मैं पहन लूंगी। मिस्टर श्यामनाथ सिगरेट मुंह में रखे हुए फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़ों की सोचने लगे। श्यामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाएं, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। सामनाथ को चिंता थी कि अगर चीफ का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित ना ही होना पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, तुम सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखो। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तुम कोई कहे, अगर कही कोई उल्टी सीधी बात हो गई, चीफ को बुरा लगे तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफ़ेद कमीज और सफ़ेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद सफ़ेद कपड़ों में लिपटा, अ, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में चिपे पाए थे। पहले से कुछ ही कम क्रूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़ियाँ वूड़ियाँ हो तो वह भी पहन लेना, कोई हर्ज नहीं। चूड़ियाँ कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य सामनाथ को तीर की तरह लगा। तिनक तिनक कर बोले, ये कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर, बस इससे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक। जो जेवर बिका तो कुछ बन गया, बनकर ही आया हूँ। निरा लंडूरा तो नहीं लौट आया। जितना दिया था उससे दुगना ले लेना। मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी। मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बराबर पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद ही नहा धोकर तैयार होना था। आगे बताया गया है कि मेहमान 8 बजे आएंगे और यहाँ पर उससे पीछे बताया गया है कि 7:30 बजे। अब यहाँ पर टाइम बताया गया है कि 5:30 बज चुके हैं। इन टाइमों को हमें अपनी नोटबुक में ऐड कर लेना है कि किस टाइम क्या हुआ था। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद ही नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कोई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। 7 बजते बजते दिल का धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज तो दूर से ही देखकर घबरा उठती। तो यह तो अमरीकी है ना, मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूँगी। माँ का जी चाह कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांग लटकाए वहीं बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामना की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भर जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट ना थी, कोई अड़चन ना थी। साहब को विस्की पसंद आई। साहब को विस्की पसंद आई। मैम साहब को पर्दे पसंद आए। सोफ़ा कवर का डिजाइन पसंद आया था। कमरे की सजावट पसंद आई थी। इसमें इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानी कहने लगे थे। दफ्तर में जितना रौब लगते थे यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफ़ेद मोतियों का हार, सेट और पाउडर की महक से ओतप्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और सामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बातें करती जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। कितने बज गए थे? 10:30। पहले 8 बजे मेहमान आ रहे थे, फिर 7:30, फिर 5:30 और फिर अब
कितने हो गए? 10:30 बज गए हैं। वक्त गुजरता पता ही नहीं चला। आखिर जब सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना के लिए उठे उठे और बैठक से बाहर निकले, आगे आगे सामना तराशते दिखाते हुए पीछे पीछे और दूसरे मेहमान बरामदे में पहुंचे ही सामना सहसा ठिठक गए, और जो दृश्य उन्हें देखा उनसे उससे उनकी टांग लड़खड़ा गई और क्षण भर से में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर ज्यों की तो बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं से बाएं करती हुई। माँ कहती है मैं ठीक हूँ। कहो माँ, हाउ डू यू डू? माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहकर उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली। लोग हंसने लगे। सामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ अब भी पकड़े हुए थे और माँ सुकड़ी जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। सामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसलिए आपसे लजाती है। लजाती मतलब लज्जा या शर्म आ रही है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांध देखने लगे। माँ साहब कहते हैं कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितना ही याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है? वाह माँ, मेहमान का कहा कहा भी कोई टालता है? साहब ने इतने रीस से कहा है, नहीं गाओगे तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊं बेटा, मुझे क्या आता है? वाह, कोई बढ़िया टप्पे सुना दो। दो पत दो पत्तर अनार दे। देसी अफसर और उनकी स्त्रियों ने इस सुझाव पर ताले पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ इसके बाद हाँ या ना सवाल ही ना उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भणे, हरियाते भागी भरिया है। देसी स्त्रियाँ खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब ताले पीटना बंद ही ना करते थे। सामनाथ की खीज प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गांवों की दस्तकारी क्या है? जो सामनाथ का वो बॉस है, वो पूछ रहा है कि पंजाब के गांव की दस्तकारी, हाथ की दस्तकारी क्या है? सामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओ बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती हैं? सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़ियाँ बनाती और फुलकारियाँ बनाती। फुलकारी क्या? सामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है? माँ चुपचाप अंदर गई और पुरानी फुलकारी उठा लाई। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह से उसके तांगे टूट रहे थे। जो तागे हैं फुलकारी के, जगह जगह से टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, ये फटी हुई है साहब, मैं आपको नई बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही एक फुलकारी बना दोगा ना? माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नज़र कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेंगी? मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे। साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे
हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर से सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से खड़ी हुई और सबसे नजरें बचाती हुई अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पहुँचती है, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हों। माँ ने वो तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चुराई होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही ना आते थे। आधी रात का वक्त होगा। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बैठी आंखें फाड़ दीवार को देखी जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज़ आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाज़ा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाज़ा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्या उन्हें नींद आ गई, क्यों वह ऊँघने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही सामना झूमते हुए आगे बढ़ आए और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुम तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुआ कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्हें पहुँचती हुई धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। सामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर तनाव के बल पड़ने लगे। उनकी बाहें माँ के शरीर पर से हट आई। क्या कहा माँ? ये कौन सा राग तुमने छेड़ दिया है? सामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहते हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा को अपने पास नहीं रख सकता। जो बेटा है माँ को अपने पास नहीं रख सकता। नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी भगवान का नाम लूँगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बना लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे के यूँ चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो तुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तरक्की होगी? क्या साहब तेरी क्या क्या तरक्की होगी, हो जाएगी? साहब को खुश रखूंगा। माँ के चेहरे का क्या तरक्की? माँ चुप हो गई। कौन? ये यहाँ से शुरू होता है। बेटा, भगवान का नाम लूंगी तो तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं बेटा जो फुलकारी बना सकूं। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुझे धोखा दे के यूं चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं साहब खुश होगा तो तुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊँगा कि कैसे बनाती है। जब साहब खुश हो गया तो मुझसे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनकी झुर्रियाँ भरा मुँह खिलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही हो जाएगी। साहब को खुश कर रखूंगा तो कुछ कर करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी। माँ दिल दिल ही दिल में
फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामनाएं करने लगे और मिस्टर श्यामनाथ अब सो जाओ माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। ये थी चीफ की दावत कहानी, जो हमने भीष्म साहनी जी की चीफ की दावत कहानी पढ़ी।